हे गाइस, दिस इज केडी हियर और आप देख रहे हैं केडी स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम पिछले साल का बीएससी नर्सिंग का पेपर हल करेंगे और एक एक क्वेश्चन को हम डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप नर्सिंग की तैयारी करते हो या किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी करते हो जहां पर इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूछी जाती है, तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देख सकते हो। बाकी अन्य प्लेलिस्ट वगैरह मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, एक सेकेंड आप इन प्लेलिस्टों से भी गो थ्रू हो सकते हो। ये हमारे कोर्सेस में आपको देखने को मिल जाएंगे। बीएससी नर्सिंग की प्लेलिस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपको पिछले सालों के पीवाईक्यूज, इंपॉर्टेंट वीडियोस और एएनएम जीएनएम की वीडियोस भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बाकी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। तो पहला जो सेक्शन है यहाँ पर वो है जनरल इंग्लिश का, ठीक है। तो उसी को यहाँ पर पूरा करते हुए चलते हैं, फिर उसके बाद फिजिक्स वाला सेक्शन देखेंगे। देखिए, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन हु स्टडीज द स्टार्स एंड प्लैनेट्स इज कॉल्ड। तो वो क्या कहलाएगा जो स्टार्स और प्लैनेट्स की, यानी कि जो तारों और ग्रहों की क्या करता है, स्टडी करता है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस्ट्रोनॉमर। ठीक है, एस्ट्रोनॉमर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है, क्योंकि आजकल आप देखते होंगे ना, एस्ट्रोटॉक एस्ट्रोटॉक करके काफ़ी ऐड आता है। तो थोड़ा सा डिफरेंस समझिए। ये आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट या साइंटिफिक अप्रोच वाला होता है, साइंटिफिक चीज़ों पर ये बिलीव करते हैं। ठीक है, एस्ट्रोलॉजर क्या होता है, ये ज़्यादातर बिलीफ पर आधारित होते हैं, कई बार अंधविश्वासों पर भी आधारित होते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप समझिएगा। ठीक, खगोल विज्ञानी इसको कहेंगे। ठीक, एस्ट्रोनॉट क्या होता है, जो अंतरिक्ष यात्री जाता है ना, जैसे नील आर्मस्ट्रांग गए थे उस तरीके से। जियोग्राफर जो ज्योग्राफी पढ़ता है। तो आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द मर्डर ऑफ अ किंग इज नोन एज, यानी कि किसी राजा का मर्डर, उसकी हत्या क्या कहलाएगी। देखिए, अगर सिंपल मानव की हत्या करते हैं हम, तो वो कहलाता है क्या, होमिसाइड। क्या, होमिसाइड। ऑप्शन ए क्या है, सिंपल मानव हत्या इसको कहते हैं। सुसाइड क्या होता है, आत्महत्या, खुद से जब अपनी जान जो है खत्म करते हैं, तो वो सुसाइड कहलाएगा। रेजिसाइड और जेनोसाइड। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं, राज हत्या। क्या, राज हत्या, क्योंकि देखिए राजा की हत्या हो रही है ना, तो राज हत्या इसको कहेंगे। जेनोसाइड क्या होता है, ये होता है नरसंहार। ठीक, तो ऐसे मैसेकर टाइप। नेक्स्ट है हमारा, चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड बेनेवलेंट। अब देखिए, जो बेनेवलेंट होता है वो एक द काइंड ऑफ, ये समझिए कि काइंडनेस से भरा हुआ, यानी कि दयालु प्रवृत्ति का व्यक्ति है वो। ठीक है, तो ऑप्शन ए काइंड, यानी कि ये तो वही हो जाएगा, बेनेवलेंट यानी कि दयालु। जेनरस भी वही होगा। फिर आपका आता है कंपैशनेट, तो कंपैशनेट भी दयालु ही होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेलिशियस। मेलिशियस, ठीक है। इसको आप ऐसे समझिए कि जो दूसरों का भला नहीं चाहता है या दुर्भावनापूर्ण। ठीक, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द अपोजिट ऑफ फ्रेजाइल। देखिए, फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है, नाजुक, कमजोर टाइप या मासूम समझिए। ठीक है, डेलिकेट, वीक और जो ब्रिटल होते हैं, इन तीनों का वही मीनिंग होता है। ठीक है, यानी कि नाजुक टाइप। तो स्टर्डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि तगड़ा, मतलब थोड़ा सा क्या, स्ट्रॉन्ग इनफ। ठीक, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अपोजिट हमको ढूंढना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्योर फॉर ऑल डिजीज इज कॉल्ड, अ या एन। तो एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक क्या होती है, जैसे पेनिसिलिन की खोज करी थी ना, पेनिसिलिन, तो ये एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए है। ठीक, उनको एंटीबायोटिक कहते हैं। एंटीडोट क्या कहते हैं, जैसे कोई भी वेनमस, वेनम को निस्तेज करने के लिए, मेटिकेट करने के लिए, ठीक है, विष को क्या करने के लिए, उसको निस्तेज करने के लिए ये दिया जाता है एंटीडोट। आपने क्रिस मूवी में देखा होगा ना, कि उन्हीं के ब्लड से एंटीडोट बनता था। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। जो पेनेसिया होता है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको कहते हैं कि इससे सारी बीमारियां सही हो जाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रेमेडी क्या होता है, किसी चीज की रेमेडी देना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्टोरी विद अ मॉरल लेसन इज नोन एज। तो वो क्या कहलाएगी, जिससे एक हमको नैतिक जो है मॉरल मिलता है। ठीक, लेसन, पाठ।
तो एपिक क्या होता है? एपिक आपका होता है महाकाव्य, जैसे रामायण महाभारत को हमारा महाकाव्य कहा जाता है। फेबल और फिर इस तरीके से, तो ये दोनों भी इस तरीके से व्याख्यान या उपाख्यान कहलाते हैं। लेकिन जो आपका फेबल होगा वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये एक तरीके से क्या होती है कि नीति कहानी टाइप, ठीक है, छोटी छोटी लघु कथा टाइप, जो एक मॉरल लेसन भी देती है, बच्चों को सुनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक। तो ये तो इजी ही था। ऑप्टिमिस्टिक यानी कि आशावादी, तो इसका अपोजिट हो जाएगा पेसिमिस्टिक, निराशावादी। ठीक है, निराशावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। दे डैश फुटबॉल व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। तो ये हो जाएगा दे वर प्लेइंग फुटबॉल, तो ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। मैं बार बार जो हमारी स्ट्रेटेजी वाली वीडियो थी उसमें भी मैंने बार बार बोला था कि आप बेसिक ग्रामर पढ़िए, आपका अंग्रेजी पूरा हो जाएगा। ठीक है, साथ में थोड़ा सा वोकैब वगैरह भी आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट, कंप्लीट द प्रोवर्ब अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द, फिर डैश, तो बुश हो जाएगा। ठीक है, ये एक लाइन भी है ना। इसका अर्थ क्या हुआ? जैसे देखिए इसका सिंपल मीनिंग क्या हुआ, अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, यानी कि एक जो चिड़िया है वो हमारे हाथ में है लेकिन दो झाड़ियों में है, तो उससे बेटर हुआ ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास अभी प्राप्त है वो अच्छा है कि जिसकी आप कामना कर रहे हो लेकिन वो अभी आपके पास नहीं है। ठीक है, हमारे जीवन में भी यही होता है ना, हम कामना जिसकी कर रहे होते हैं जो नहीं है उसको ज्यादा वैल्यू दे रहे होते हैं, जबकि होना ये चाहिए जो हमारे पास ऑलरेडी है उसको ज्यादा तवज्जो दी जाए। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी है वैसे। नेक्स्ट, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कंजंक्शन टू जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ही स्टडीड हार्ड बट ही फेल्ड द एग्जाम। ठीक है, ऑप्शन बी, इजी था ये भी। नेक्स्ट, डैश इट वॉज रेनिंग वी डिसाइडेड टू स्टे इंडोर्स। तो इसका क्या हो जाएगा? देखिए शो हाउएवर, शो भी बीच में लगता है हाउएवर, तो ऑल्दो यहाँ पर एप्ट हो जाएगा गिवन ऑप्शंस के हिसाब से। ऑल्दो इट वाज रेनिंग वी डिसाइडेड टू स्टे इंडोर्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब रीअरेंज हमको करना है इसको, ठीक है, ताकि एक मीनिंगफुल हमारा सेंटेंस बन जाए। तो सिंपली एक बार देख लेते हैं, इन द गार्डन द चिल्ड्रन आर प्लेइंग हैप्पीली। तो सिंपली क्या हो जाएगा? देखिए द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, फिर उसके बाद हैप्पीली इन द गार्डन, तो आपका हो जाएगा पहले क्यू, फिर उसके बाद आर, फिर एस पी, तो क्यू आर एस पी कहाँ पर है? ऑप्शन डी। ठीक है, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग हैप्पीली इन द गार्डन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम है। द सन इन द ईस्ट राइजेज ऑलवेज, तो सिंपल इसका क्या हो जाएगा? द सन पी सबसे पहले, द सन ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट, पी एस आर क्यू, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिव और पैसिव है तो हमें पैसिव बताना है। देखिए द कैट चेज द माउस, यानी कि इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? द माउस व चेज्ड, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, पैसिव और एक्टिव, तो इसमें पैसिव दिया हुआ है, हमको एक्टिव बताना है। द विंडो वॉज ब्रोकन बाय द बॉय, तो हो जाएगा द बॉय ब्रोक द विंडो, ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पहले इनडायरेक्ट दिया हुआ है फिर डायरेक्ट हमको बताना है। सी टोल्ड मी दैट सी वॉज गोइंग टू मार्केट, तो सी वॉज गोइंग टू मार्केट का सिंपल हो जाएगा सी सेड टू मी आई एम गोइंग टू मार्केट, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सेम इसमें भी है, दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच, ठीक है, वो मैच जीत गए, तो इसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा? दे सेड वी हैव वॉन द मैच, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट का मतलब ये हुआ कि जैसे किसी तीसरे व्यक्ति ने जो बोला उसको हम एज इट इज सामने वाले को बता रहे हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट में हम उसके बिहाफ में हम उसके टेंसेस को चेंज करके हम बता रहे होते हैं। ठीक है, ऐसे समझो। नेक्स्ट, सी टोल्ड मी दैट सी डैश विजिट का क्या अच्छा फॉर्म आएगा और उसके साथ में विल वुड क्या आएगा वो हमें बताना है। हर ग्रैंड पेरेंट्स द फॉलोइंग वीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वुड। सी टोल्ड मी दैट सी वुड विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स
द फॉलोइंग वीक, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट टू फ्यूचर कंटिन्यूस, तो फ्यूचर कंटिन्यूस में चेंज करना है। ही विल राइट अ लेटर, यानी कि ही विल बी राइटिंग अ लेटर, ठीक है, सिंपल है ये भी, लेटर, ठीक है, लेटर नहीं। नेक्स्ट, इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन है, स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, हाँ, प्रीवियस प्रिपरेशन इज कॉल्ड, उसको कहते हैं एक्सटेम्परी, क्या कहते हैं, एक्सटेम्परी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी में उसको कहते हैं त्वरित भाषण। सिंपली क्या होता है कि आपको एक दो पर्ची दी जाती है, आप सिंपली पर्ची पिकअप करते हो, उठाते हो और स्टेज में जा करके बोलते हो। एक दो मिनट का समय दिया जाएगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज अब हमारी फिजिक्स स्टार्ट होगी, ठीक है। ये क्या है, फिजिक्स वाला पोर्शन। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी is connected across an AC source of voltage V given by V आपका दिया हुआ है V naught sin omega t, the displacement current between the plates of the capacitor would then be given by, तो सिंपल फॉर्मूला आपका यहाँ पर है। देखिए डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती थी, ID बराबर होता था dq बाई dt, ठीक है। और एक रिलेशन हमने पढ़ा था Q बराबर CV, जहां पर V क्या है, वोल्टेज है, और V आपका V नॉट साइन ओमेगा टी दिया हुआ है, ठीक है। तो सिंपली इसकी वैल्यू रखो इसमें V में, और फिर Q की वैल्यू रखो इसमें, तो सिंपली हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आई डी बराबर डी बाई डी टी ऑफ सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये सिंपली हमारा क्या हो जाएगा आगे, अगर मैं इसको लिखूं, आई डी बराबर हो जाएगा वी नॉट ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी, क्यों, क्योंकि हमने डिफरेंशिएट करा साइन ओमेगा टी को। तो फाइनल एक्सप्रेशन ये आया, तो हमारा उत्तर क्या होना चाहिए, वी नॉट ओमेगा सी, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए, आई डी बराबर, हाँ हाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट्स इज नॉन एज यूनिवर्सल गेट। देखिए यूनिवर्सल गेट क्या क्या है, सबसे पहले तो वो मैं आपको बता देता हूं। आपका जो नैंड और नॉर गेट है, इन दोनों को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है, ठीक है, याद रखना, हो सकता है इस बार पूछा जाए। नैंड यानी कि नॉट एंड, और नॉर आपका नॉट और ये यूनिवर्सल क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इनसे हम बूलियन फंक्शंस के जो एक्सप्रेशन है वो लिख सकते हैं, एंड और नॉट के, विदाउट नीडिंग एनी अदर गेट टाइप्स, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो सिंपली इसका मैंने आपको उत्तर बता दिया, नैंड गेट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, a convex lens A of focal length 20 centimeter and a concave lens B of focal length 5 centimeter are kept along the same axis with a distance d between them, ठीक है। If a parallel beam of light falling on A leaves B as a parallel beam, देन द डिस्टेंस डी इन सेंटीमीटर, डी हमको निकालना है। सिंपली अगर हम इनकी फोकल लेंथ को ऐड करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। फिगर एक्चुअल में क्या कह रहा है उसको थोड़ा सा समझो। एक कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। कई लोग कॉन्केव और कॉन्वेक्स को ही अभी डिफरेंशिएट नहीं कर पाते होंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। ये एक ही प्रिंसिपल एक्सिस पर है, ये हमारी एक एक्सिस हो जाएगी। ये ऑप्टिकल सेंटर है दोनों का, ठीक है। मान लीजिए इसका फोकस यहाँ पर है और इसका इस तरीके से यहाँ पर है, ठीक है। इस तरीके से आप जस्ट समझिए, अभी तो हमको बताना है ना आगे। तो सिंपली होगा क्या कि कोई रे आ रही होगी, जैसे कोई रे आएगी इस तरीके से, तो ये यहां से डाइवर्ट होके फोकस पर जाएगी, और जब कोई फोकस से जाती है कॉनकेव लेंस में, तो वो पैरेलल होते हुए जाती है, इस तरीके से बनती है ना रे। तो हमें इस तरीके से बताना है कि जो ये डिस्टेंस है ये कितनी है, हमको ज्ञात करना है। हाँ यही है ना, देन द डिस्टेंस डी इन सेंटीमीटर क्या होगी ये हमको बताना है। तो सिंपली अगर हम यहाँ पर इसको ऐड करें दोनों के किसको, जो हमारा ये दिया हुआ है फोकल लेंथ, ठीक है, एफ ए हो जाएगा प्लस का 20। अब ये साइन कन्वेंशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप 11th और 12th पढ़ के आ रखे हो। ये -5 हो जाएगा, दोनों को ऐड ऑन करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, दोनों को सिंपली जोड़ो तो d बराबर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो d है हमारा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पैरेलल
plate capacitor has a uniform electric field E in the space between the plates. ठीक, if the distance between the plates is D and the area of each plate is A, the energy stored in the capacitor. तो सिंपली ये भी एक्सप्रेशन आपको बताना था। देखो एनर्जी डेंसिटी U बराबर क्या हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर का एक्सप्रेशन क्या होगा, सिंपली मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको वैसे कंटस्ट होना चाहिए। ठीक है, एरिया इंटू डी। ठीक, तो यहां ऊपर से यूज करेंगे अगर हम टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन, तो U बराबर U इंटू वी। ठीक है, टोटल एनर्जी है ये, तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए और डी, तो U बराबर आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी। तो कौन सा एक्सप्रेशन है आपका, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, ऐसे आपको ये याद होना चाहिए था वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स। देखिए सबसे पहले तो पोलर शब्द समझिए, कोई चीज है यहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये नॉन पोलर है, क्योंकि ऐसा नहीं है कहीं पर भी कोई सा भी चार्ज है। लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे बना दूं, यहाँ पर प्लस प्लस प्लस, ठीक है, ये सब प्लस है, ये माइनस माइनस माइनस, तो पोलैरिटी आ गई है, यानी कि जो निगेटिव है एक साइड है, पॉजिटिव एक साइड है। ठीक है, तो उन्हीं मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, देखिए हैविंग जीरो डाइपोल मोमेंट, ठीक, और एक्वायर डाइपोल मोमेंट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेज, ये भी नहीं होगा। एक्वायर डाइपोल मोमेंट ओनली व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अब्सेंट, तो ये भी जरूरी नहीं। हैविंग अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो सेंटर्स होंगे वो पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेज के मतलब उनको कोइंसाइड नहीं करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अगर इवन इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमारी ऑप्शन डी वाली जो कंडीशन है बिल्कुल फुलफिल होगी, तो परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन अ फोटो सेंसिटिव सरफेस ऑफ नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन। ठीक, if m mass is of photoelectron emitting from the surface has d Broglie जो वेवलेंथ है लैम्डा डी है, देन हमको वही है एक डेरिवेशन बताना है और उस तरीके से हमको एक्सप्रेशन निकालना है। थोड़ा सा मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। E बराबर एच सी अपॉन लैम्डा हमने पढ़ रखा है। ठीक है, और के, ठीक है, क्योंकि हमें फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो ये एक्सप्रेशन भी हमको पता है। अपॉन लैम्डा सी क्या है यहाँ पर, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, ये दो पता है हमें, तो लैम्डा डी हम डी ब्रोगली वेवलेंथ का रिलेशन हमें पता है, लैम्डा डी बराबर एच अपॉन रूट और 2m k करके। तो सिंपली जब इन सभी को कंबाइन करेंगे, हम कंपेयर करेंगे, तो क्या आएगा, ये हमारा आएगा कुछ इस तरीके से, एच सी अपॉन लेमडा बराबर एच सी अपॉन 2m लेमडा डी का स्क्वायर। ठीक है, इक्वेट करेंगे ना के एक्सप्रेशन को, तो ये हमारा एक्सप्रेशन आएगा। इसी को जब सॉल्व करेंगे तो ये निकल करके हमारा आ जाएगा क्या, लेमडा बराबर 2mc अपॉन एच लेमडा डी स्क्वायर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आ रखे हैं अभी तक, ये मान के चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है, हालांकि ये भी काफी इजी है, ये नीट में भी पूछा गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, कुछ नीट के क्वेश्चन भी हैं। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ अ पैरेलल कनेक्शन दैट कंसिस्ट ऑफ 4 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड सेम मटेरियल है। ठीक है, सेम मटेरियल से बने हुए हैं, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो इसका जो आर है क्या है, 0.25 इक्विवेलेंट। ठीक है, व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब इसका फिगर कैसे बनेगा, थोड़ा सा देखो। शुरुआत में ये फिगर बनेगा, मान लीजिए ये एक ए पॉइंट है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, 2 3 और ये 4 हमारे रेजिस्टेंस है और ये बी हमारा पॉइंट है। ठीक है, ये आर 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 4 इक्वल रेजिस्टेंस है, सारा कुछ इक्वल है। ठीक है, और इक्विवेलेंट क्या है, 0.25 है, ये याद रखना। ठीक, तो पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं हम, आर इक्विवेलेंट इन पैरेलल हम सिंपली कैसे जोड़ते थे, तो 1 अपॉन आर पैरेलल बराबर 1 अपॉन R1 प्लस R2 R3 करके, तो सिंपली इसको जोड़ेंगे तो 1 अपॉन आर 1 अपॉन आर 1 अपॉन आर 1 अपॉन आर, ये हो जाएगा हमारा
आर पी बराबर 4/r, ठीक है, 1 इतना करके। तो आर पी बराबर हो जाएगा हमारा 0.25 ओम। ये ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आर की वैल्यू यहां से निकल जाएगी। तो 0.25 बराबर r/4, तो आर आपका आ जाएगा 1 ओम। ठीक है, आर हमारा क्या आया, 1 ओम आया। ठीक, अब इसने क्या बोला है, अब इसने बोला कि इसको अगर हम सीरीज में जोड़ दें तो फिर क्या होगा। तो सीरीज में तो सिंपली हम ऐड कर सकते हैं ना इनको। तो आर सीरीज में आर एस बराबर हो जाएगा एस एस, मतलब आर 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 आर, तो ये 4r है और r की वैल्यू 1 ओम है, तो 4 × 1 ओम बराबर 4 ओम। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिगर बना करके काफी इजी ये क्वेश्चन था, हालांकि नीट में भी ये पूछा गया था आई थिंक, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Two conducting circular loops of radii r1 and r2 are placed in the same plane with their centers coinciding. ठीक, if r1 is greater than r2, the mutual inductance, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस m between them will be directly proportional to किसके होगा। ठीक है, r1/r2 होगा या r2/r1। तो उसको थोड़ा सा हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमने B1 जानते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर क्या होगा, म्यू नॉट I1/2r1, ये फॉर्मूला है, कुछ एक्स्ट्रा साइंस नहीं बता रहा मैं। ठीक है, फिर जो मैग्नेटिक फ्लक्स था वो क्या हो जाएगा, B1/एरिया A2 बराबर म्यू नॉट I1/2r1, यहाँ पर पाई r2 का स्क्वायर इस तरीके से। अब इसको जब हम φ2 निकालेंगे तो सिंपली यहां पर से हमारा ये तो φ2, अगर इसको पूरा निकालो तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा निकल करके आ जाएगा। ठीक, हाँ, ये इतना आ गया। उसके बाद हम म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालें, m बराबर क्या होता है, φ2 बराबर m/1 होता है, तो m बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट पाई r2 का स्क्वायर अपॉन 2r1। तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r2 का स्क्वायर अपॉन r1। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन आया हमारा। तो यहाँ पर देखो किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, r2 का स्क्वायर, r2 का स्क्वायर, ठीक है, r2 का स्क्वायर, ऑप्शन डी, r2 का स्क्वायर अपॉन r1। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेट मैग्नेटिक जो फ्लक्स है थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 0। ऑब्वियसली हमने गॉस लॉ ऑफ गॉस यूएसएस है, ठीक है, लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म में पढ़ा है ना। क्या होता है, जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड जो सरफेस होता है वो 0 होता है। फॉर्मूला भी है क्लोज बी डॉट डी ए बराबर 0। तो सिंपली ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव traveling in free space, the electric field component oscillates sinusoidally at a frequency of 2.0 into 10 to the power 10 hertz and amplitude 48 volt per meter। ठीक है, then the amplitude of oscillating magnetic flux is, स्पीड हमको ये लेनी है, तो सिंपली बी नॉट बराबर ई नॉट अपॉन सी। ठीक है, एक रिलेशन था ना, C बराबर ई नॉट अपॉन बी नॉट, यहां से ये आया था। ठीक है, तो सिंपली फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें पुट करो तो B बराबर आ जाएगा, बी नॉट बराबर 48/3 इंटू 10 टू दी पावर 8। सिंपली आपका क्या आ जाएगा, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -7t। ठीक है, ऑप्शन कौन सा है, 10 टू दी पावर -7 डी। ठीक, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब देखिए, ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का बेहद ही आसान क्वेश्चन है, ये इस बार भी पूछा जा सकता है कि हमको रेजिस्टेंस का कलर बताना पड़ता है। ठीक है, ये वैल्यू दी गई है। अब इसमें होता क्या है, एक हमने शॉर्टकट पढ़ा था, बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ करके। ठीक है, जिसमें क्या होता था, 0 का आपका ब्लैक, 1 का ब्राउन, इस तरीके से था। तो सिंपली जो पहला आपका ये जो पहला और दूसरा बैंड है, ये सीधे कलर, शुरुआती डिजिट कलर को डिसाइड करते हैं। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 22 इंटू 10 टू दी पावर 3, फिर ये ±5% हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 2 क्या हो जाएगा, लाल,
और लाल 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 हो गया, ठीक। उसके बाद तीसरा बैंड बताता है कि पहले दो अंकों के आगे कितने शून्य लगानी है, ठीक है, वो बताता था। तो ये सिंपली कलर हो जाएगा आपका ऑरेंज, तीसरा ऑरेंज हो जाएगा। और फिर ये जो प्लस माइनस बताता था कि गोल्ड है या फिर चांदी है, +-5 आपका गोल्ड, चांदी के लिए +-10, सिल्वर के लिए, और फिर कोई रंग नहीं के लिए का था +-20 था। तो बेसिक 10th में है ये, नहीं 10th नहीं 12th में है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। तो हमें क्या बताना है, थर्ड बैंड, तो थर्ड बैंड का ऑरेंज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, द पावर ऑफ अ लेंस इज सिंपल। ये भी देखिए, पावर बराबर 1/f इन मीटर्स, याद रखना, ठीक है। पावर डायप्टर में होती है, तो सिंपली इसको जोड़ो, 1/-2.0 बराबर -0.5 मीटर। इसी को हम सेंटीमीटर में चेंज करें तो -50 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी, ठीक है। तो 32 का ये हमारा उत्तर था। 33 क्या कहता है, देखिए, a battery consists of a variable number n of identical cells having internal resistance R each, ठीक है, सबका R रेजिस्टेंस है, which are connected in series में connected हैं। The terminals of the battery are short circuited and the current I is measured, ठीक है, मेजर की जाती है। Which of the graphs shows the correct relationship between I और N में कौन सा सही है, देखिए। तो ई आपका यहाँ पर बता दिया है कि ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक, सिंगल सेल का। और आर आपका बता दिया है कि इंटरनल रेजिस्टेंस है, आई आर करके। एन नंबर ऑफ सेल्स है कनेक्टेड। तो सिंपली देखिए, टोटल ईएमएफ क्या हो जाएगा, टोटल ईएमएफ बराबर एन इंटू ई, और ऐसे इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, एन इंटू आर, ठीक है। तो आई बराबर हमारा हो जाएगा ई अब टोटल अपॉन आर टोटल, ये टोटल टोटल लिख लेना, ठीक। तो एन ई अपॉन एन आर, तो I बराबर हो जाएगा E अपॉन आर। तो N तो कट गया ना यहाँ पर। तो सिंपली हम क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ग्राफ यहाँ पर इसका बना हुआ है, यानी कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा का मतलब क्या हुआ कि वो अगर किसी चीज से इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब है कि वो ग्राफ में कांस्टेंट बनेगा उनका ग्राफ, ठीक है। कांस्टेंट कौन सा ग्राफ दिखा रहा है, ऑप्शन सी दिखा रहा है, सीधी लाइन, ठीक है, आई का, आई वर्सेस एन के संदर्भ में, ठीक। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ सर्टेन इंडक्टर इज 25, ठीक। उसके बाद व्हेन द करंट इज इंडक्टर इज 60, इंडक्टर इज, दिस इंडक्टर इज ऑफ, इंडक्टेंस हमें निकालना है। तो U बराबर हाफ एल आई स्क्वायर फॉर्मूला है, बस इसी में आपको रखना है। थोड़ा सा जो यूनिट है इनको चेंज कर लेना है, जैसे U आपका 25 इसको है तो इसको जूल में चेंज करो, 25 इंटू 10⁻³ का जूल। ऐसे करंट को मिली एम्पियर से एम्पियर में चेंज करो तो 60 इंटू 10⁻³ एम्पियर ये हो जाएगा, ठीक है। ये जब चेंज हो गए तो सिंपली इस फॉर्मूले में रखो, आपका उत्तर आ जाएगा। कैसे, L बराबर 2U अपॉन आई स्क्वायर, क्योंकि हमें L निकालना है तो सिंपली वैल्यूज रखो, 2 इंटू 25 इंटू 10⁻³ अपॉन 60 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। सिंपली सॉल्व करेंगे तो ये हमारा इस तरीके से कुछ आ गया जाएगा, 50 इंटू 10 ओके -3, ये नीचे कितना हो जाएगा 3600 इंटू और 10⁻⁻6, तो ये आपका फाइनली समथिंग आएगा 500 अपॉन 36, जो कि होता है समथिंग 35 दूना 70, 35 से कम 35, 13 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऑप्शन देखो 13 पॉइंट समथिंग, बिल्कुल ऑप्शन डी है, इसको आप अच्छे से कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इजी है, बस फॉर्मूला थोड़ा सा आपको पता हो, क्योंकि रिलेशन हमको बताना पड़ेगा ना। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इफ द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज डबल्ड, द फ्रिंज विड्थ हमको निकालना है। रिलेशन क्या होता है, फ्रिंज विड्थ बराबर लेमडा डी अपॉन डी। ये जो छोटा डी है ये डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, ठीक है, जो उनके बीच में सेपरेशन की डिस्टेंस है वो है दो स्लिट्स के बीच में। अब देखो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मान लो इसने क्या कहा, जो सेपरेशन है वो डबल कर दिया जाए, इसको मैं डबल कर दूं तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब जो आपका फ्रिंज विड्थ है वो क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी ना। इसको, इसकी जगह में पहले डी थी, डी की जगह में अगर
इसको डबल कर दूं 2d तो ये हाफ हो जाएगा ऑब्वियसली। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हाफ। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल, तो सिंपल फॉर्मूला लैम्डा बराबर एच अपॉन पी। ठीक। पीएन इन अ पीएन जंक्शन डायोड, चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू हीटिंग। तो देखिए अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो क्या क्या चेंज आएंगी बिहेवियर ऑफ पीएन जंक्शन डायोड में। तो जो रिवर्स आपका सेचुरेशन करंट थी आई नॉट, ये भी चेंज होगी क्योंकि ये हाईली क्या होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। तो ये याद रखना। फिर बैरियर पोटेंशियल जिसको हम वी नॉट से दर्शाते हैं वो भी चेंज होगा। रेजिस्टेंस, तो कुल मिलाकर के जो एंटायर वी आई कैरेक्टरिस्टिक है वो चेंज होंगी। ऑप्शन डी। ठीक, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो ये फिजिक्स के हमारे क्वेश्चन है। अब कुछ ही क्वेश्चन यहाँ पर बचे हुए हैं। 39 क्वेश्चन क्या कहते हैं इसको थोड़ा सा अगर हम पढ़ें। ये क्या कह रहा है, एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल। अभी तक जो भी हमने क्वेश्चन देखे फॉर्मूले बेस्ड हैं, आपने देखा होगा। तो इस तरीके से आपको अपनी पढ़ाई भी सुनिश्चित करनी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जुड़ सकते हैं। कोई भी क्वेरीज वगैरह हैं तो आप मेंबरशिप लेकर के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आगे भी भविष्य में आपको अगर काउंसलिंग या अन्य चीज़ें जाननी हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप से जुड़ सकते हो मेंबरशिप लेकर के। ठीक है, इस तरीके से। और ये पूरा दिया हुआ है। ओके। C and a resistor of resistance R are connected in series and AC source of potential difference V volts। LCR सर्किट इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, हमको क्या निकालना है सिंपली। तो देखिए सिंपल अगर हम यहाँ पर निकालें वी आर एम एस निकालते हैं सबसे पहले, जो कि होगा क्या, रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी स्क्वायर। ये सिंपल फॉर्मूले लिख रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये पूरा दिया हुआ है। वी एल आपका 40 दिया हुआ है और ये 10 और ये 40। तो सिंपली अगर इसमें रखें फुट करेंगे तो ये आ जाएगा 40 का स्क्वायर रूट प्लस 30 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2550 वोल्ट आपका ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमको आई आर एम एस में निकालना है क्योंकि फॉर्मूले के लिए जरूरत होगी। आई आर एम एस हो जाएगा हमारा आई नॉट अपॉन रूट टू। ये फॉर्मूला होता है, रिलेशन याद रखना। ठीक, तो ये आ जाएगा 10 रूट टू अपॉन रूट टू बराबर 10 एम्पियर। तो जब हमारा वी आर एम एस निकल गया, आई आर एम एस निकल गया, तो एम्पेडेंस हम कैसे निकालेंगे, एम्पेडेंस हम निकालेंगे वी आर एम एस अपॉन आई आर एम एस से, जो कि हमारा 50 था अपॉन 10, तो ये 5 ओम आ जाएगा। ऑप्शन डी। ठीक, फिजिक्स का लास्ट क्वेश्चन है। A straight conductor of length L carrying a current I is placed in a uniform magnetic field B. If the conductor is placed perpendicular to the magnetic field, the force experienced by it, सिंपल फॉर्मूला था आपका। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आपको निकालना है F बराबर बी आई एल साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद इसने क्या कहा, एक सेकेंड थोड़ा सा देखो। तो यहां पर थीटा की भी वैल्यू हम रखेंगे। क्यों? क्योंकि कंडक्टर क्या है, वो परपेंडिकुलरली क्या है, फील्ड के प्लेस्ड है। तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर, साइन 90 डिग्री 1। तो F बराबर बी आई एल, ये ध्यान रखना था। ठीक है, कई लोग ऑप्शन सी करके आए होंगे तो वो गलत आपका हो जाता। तो ये हमारे फिजिक्स के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी को हल करेंगे। अभी इतना ही आप देखिए, बाकी पीवाईक्यूज देखिए। अन्य क्लासेस से जुड़ सकते हैं, चैनल से जुड़ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।